नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नाटक विधा के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद के युग में लिखे जा रहे नाटकों और नाटककारों के ऊपर। इसके पहले हमने जयशंकर प्रसाद के युग और उनके प्रमुख नाटकों के बारे में चर्चा की थी। उम्मीद है कि आप सभी को वे सभी वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे जो नाटक पर आधारित यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले वो कौन कौन से प्रमुख नाटककार रहे हैं और उनके नाटक जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमें याद रखने चाहिए या ध्यान में रखने चाहिए। तो उसी चीज को हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जहां भी आपको कोई नया तथ्य मिले उसे आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। बाकी जितने भी तथ्य हैं उनको मैं रिवीजन के तौर पर आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलते हैं सीधे लेक्चर पे बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद के परवर्ती नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी और लक्ष्मी नारायण मिश्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेमी शब्द दिया गया है जो कि एक उपाधि या उपनाम के तौर पर देखा जा सकता है। इसलिए आप ध्यान में रखिए कि जब भी नाटकों की बात की जाएगी उसमें हरिकृष्ण प्रेमी का नाम आएगा तो आपको प्रेमी उपनाम हरिकृष्ण से जोड़कर देखना है। हरिकृष्ण प्रेमी और लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद के परवर्ती नाटककारों में देखा जा सकता है। हरिकृष्ण प्रेमी ने इस अवधि में स्वर्ण विहान जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ, रक्षाबंधन 1934 में, पाताल विजय 1936 में, प्रतिशोध 1937 में, शिवा साधना 1937 में इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरिकृष्ण प्रेमी को हमें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्यों याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनके 4 से अधिक नाटक यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि क्रम के रूप में ये सभी नाटक आपको पूछे जा सकते हैं और बाकी सिंगल में भी आ सकते हैं। तो हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि इनके जो नाटक हैं वो किस प्रकार के हैं और उनके विषय वस्तु क्या है। इनमें स्वर्ण विहान गीति नाट्य है और शेष गद्य नाटक है। यानी आप देख रहे हैं कि जो तमाम नाटक लिखे गए स्वर्ण विहान से लेकर शिवा साधना तक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा, उसमें स्वर्ण विहान जो नाटक है वो गीति नाटक है, ठीक है, और जितने भी नाटक हैं वो गद्य नाटक है। आप सभी के मन में आने लगा होगा कि आखिरकार ये गीति नाटक क्या है। नाटकों में जब हम गीत योजना देखते हैं, बीच बीच में कुछ गीतों का समावेश किया जाता है, तो ऐसे नाटकों को हम गीति नाटक भी कहते हैं। बाकी जैसे कुछ नाटक हैं जो केवल संवाद, देश काल वातावरण, पात्र योजना और कथानक पर आधारित होते हैं, वो गद्य नाटक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा जो नाटक लिखा गया है उसमें स्वर्ण विहान नाम का नाटक गीति नाटक है। प्रेमी जी के नाटक प्रसाद के नाटकों की तरह ही ऐतिहासिक है, यद्यपि दोनों के लक्ष्य और कालखंड के चुनाव में बहुत अंतर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरिकृष्ण प्रेमी और जयशंकर प्रसाद के नाटकों की जो पृष्ठभूमि है वो ऐतिहासिक रही है। इसके बावजूद इन दोनों के उद्देश्य में और कालखंड के चुनाव में बहुत अंतर है। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर उन्हें पीएचडी का टॉपिक नहीं मिल पा रहा, वो कैसे पीएचडी का टॉपिक निर्धारित करें। तो यहाँ पर आप ये तुलना कर सकते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक और हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक को आप तुलनात्मक तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहां से एक टॉपिक बन सकता है। जहां पर आपने देखा जयशंकर प्रसाद के जो नाटक ऐतिहासिक रहे, उसमें हमने देखा कि देश के अतीत को याद करते हुए वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास जयशंकर प्रसाद ने किया था। लेकिन प्रेमी जी ने क्या किया था उसको हम देखते हैं। प्रेमी जी ने भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल को अपने नाटकों का आधार बनाया और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादन पर उनका विशेष बल रहा है। आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी दोनों के नाटकों का जो आधार रहा है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, फिर भी दोनों में अंतर है।
और यही अंतर आपको शोध करने के लिए एक सूत्र देता है। जहां जयशंकर प्रसाद ने देश के अतीत को याद करते हुए, खासतौर से उसमें हिंदू शब्द को मैं अगर जोड़ूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वहीं दूसरी जगह पर प्रेमी जी ने भारतीय इतिहास में मुस्लिम काल को अपने नाटकों का आधार बनाया और साथ में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादन पर जोर दिया है। यह स्मरणीय है कि 1930 तक हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष राष्ट्रीय जीवन की एक चिंताजनक समस्या बन चुका था और एक और राजनीतिक मंच से महात्मा गांधी तथा दूसरी ओर साहित्यिक मंच से प्रेमचंद आदि इस समस्या के समाधान में लगे हुए थे। यानी हम 1930 के आसपास की स्थिति को देखें तो हिंदू मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक संघर्ष की शुरुआत हो गई थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक चिंता का कारण बन चुकी थी। जहां राजनीतिक मंच से महात्मा गांधी इसके समाधान की खोज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ साहित्यिक मंच से प्रेमचंद इसकी समस्या का समाधान कर रहे थे। इसीलिए आप प्रेमचंद की कहानियों को देखेंगे या फिर उपन्यासों को देखेंगे तो उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की ज्यादा बात की गई है। प्रेमी जी भी इसमें पीछे नहीं रहे। प्रेमी जी ने हिंदू मुसलमानों की सांस्कृतिक एकता पर बल दिया और उदार प्रकृति के हिंदू मुसलमान ऐतिहासिक पात्रों के जीवन के मार्मिक प्रसंगों को जीवंत नाट्य दृश्यों के रूप में प्रस्तुत कर हिंदू मुसलमान हृदयों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया है। तो देख रहे हैं आप, हरिकृष्ण प्रेमी ने अलग तरीके से नाटक लिखने का प्रयास किया, खासतौर से उसमें हिंदू मुसलमान की समन्वय भावना या फिर समरसता, सांस्कृतिक एकता पर इनका ज्यादा जोर रहा। जो काम राजनीति में महात्मा गांधी कर रहे थे, साहित्य में कहानी और उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद कर रहे थे, वही काम नाटक के माध्यम से हरिकृष्ण प्रेमी कर रहे थे। उम्मीद है कि आप लोगों के मन में और दिमाग में दोनों में अब हरिकृष्ण प्रेमी की जो भी नाट्य पृष्ठभूमि रही है वो धीरे धीरे बैठना शुरू हो गया होगा। उनके नाटक राष्ट्रीयता और देश प्रेम के भावों से ओतप्रोत हैं और इस रूप में अपने युग के सच्चे प्रतिनिधि के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो ये तो रहे हरिकृष्ण प्रेमी। अब देखते हैं कि हरिकृष्ण प्रेमी के समकालीन नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के भी आप देख रहे हैं कि एक से अधिक नाटक हैं, इसलिए इनको भी आपको इंपॉर्टेंट करके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। अशोक 1927 में, सन्यासी 1929, मुक्ति का रहस्य 1932, राक्षस का मंदिर 1932, राजयोग 1934, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934 आदि नाटकों की रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र ने की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण मिश्र भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ही नाटक लिखने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ नाटक इनके थोड़े अलग ढंग के हैं। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण मिश्र से एकाहक सवाल तो हर हालत में रहते ही रहते हैं, चाहे वो प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से हो, चाहे सिंगल किसी नाटक के दृष्टिकोण से। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंदूर की होली नाटक दिया गया। आप कई पाठ्यक्रमों में इस नाटक को देख चुके होंगे, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर सकते हैं। बाकी अशोक से लेकर आधी रात तक के नाटकों को प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। 1927 से इनका नाट्य लेखन शुरू होता है, 1934 तक इन्होंने ढेर सारे नाटक लिखे थे। प्रसाद से सर्वथा भिन्न मार्ग पर चलकर उन्होंने हिंदी नाटक साहित्य को नया मोड़ दिया। लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक योगदान रहा है कि उन्होंने जयशंकर प्रसाद से एकदम से अलग रास्ता चुना है और सन्यासी की भूमिका में उन्होंने लिखा, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग साहित्य में वांछनीय नहीं है। जो काम जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक चेतना के आधार पर वर्तमान की समस्याओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसके समाधान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, उसे लक्ष्मी नारायण मिश्र बहुत ही वांछनीय बात नहीं मानते थे। उनका यह कहना था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से बेहतर है कि इसको हम समकालीन से जोड़कर देखें। तो सन्यासी की भूमिका में गड़े मुर्दे उखाड़ने की चर्चा लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किया है। ये तथ्य आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। पूछा जा सकता है
कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को लेकर गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने किस नाटक में किया है? तो सन्यासी की भूमिका में इन्होंने इस बात को कहा है। इसके पहले जब मैं जयशंकर प्रसाद पर बात कर रहा था तो इस तथ्य को प्रेमचंद से जोड़कर हमने बताया हुआ था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सन्यासी की भूमिका में लिखा है, लेकिन प्रेमचंद ने भी कई बार जयशंकर प्रसाद के नाटकों को गड़े मुर्दे उखाड़ने की तरह देखा था और ये भी एक तथ्य है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एकदम से लिखित रूप से तथ्य आपको दिखाई पड़ रहा है कि सन्यासी की भूमिका में इस बात का उल्लेख लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किया है। और कहा जाए तो ये प्रसाद के साहित्य के प्रति प्रतिक्रिया के तौर पर थी, यानी जिसको हम कमेंट कहते हैं आजकल कि इस मुद्दे पर आपका कोई कमेंट है तो कीजिए। कमेंट का मतलब प्रतिक्रिया। जैसे मैं बार बार हर लेक्चर के बाद कहता हूं कि आप कमेंट्स कीजिए, यानी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। प्रतिक्रिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। जब प्रतिक्रिया के का यह दौर समाप्त हुआ तो मिश्र जी ने भी इतिहास पर आधारित नाटक लिखे, पर 1938 ईस्वी तक उनका विद्रोही रूप ही प्रधान रहा। उनका पहला नाटक अशोक द्विजेंद्र लाल राय और प्रसाद के नाटकों की परंपरा में लिखा गया था, लेकिन परवर्ती नाटकों में उनकी शैली सर्वथा भिन्न है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लेखक जो शुरुआत में अपने परंपरा से जुड़े रहते हैं, उसका निर्वहन करते हैं, बाद में एक अलग शैली के माध्यम से अपनी खुद एक इमेज बनाते हैं, अपना खुद एक स्थान बनाते हैं। वैसे ही लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। शुरुआती उनके नाटक देखा जाए तो द्विजेंद्र लाल राय और प्रसाद के नाटकों की परंपरा में है, जिसमें उदाहरण के रूप में अशोक नाटक का नाम लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे नाटक लेखन में लक्ष्मी नारायण मिश्र परिपक्व हुए, उनके शैली में अंतर आने लगा और यही अंतर आपको पीएचडी करने के लिए एक टॉपिक बताता है या निर्धारित करता है। सत्य तो यह है कि उनके सन्यासी नाटक के साथ ही हिंदी नाटक के विषय और शिल्प दोनों में बदलाव आया है। सन्यासी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से नाटक है, जिसको कि आप याद कर सकते हैं। इसी की भूमिका में उन्होंने गड़े मुर्दे और इतिहास की बात की है और यहीं से इनके विषय और शिल्प में भी बदलाव आता है। तो ये टर्निंग पॉइंट्स वाला नाटक देखा जा सकता है। सन्यासी में राष्ट्र और अपनी संस्कृति के गौरव बोध की प्रेरणा मुख्य रही है। इसमें विदेशी शासकों की धोखाधड़ी, गांधी जी के असहयोग, रॉलेट एक्ट, पंजाब हत्याकांड आदि से उत्पन्न स्थितियों का चित्रण है। तो आप देख रहे हैं कि सन्यासी में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जो विषय वस्तु निर्धारित की है, उसमें विदेशी शासकों की धोखाधड़ी, गांधी जी के असहयोग, रॉलेट एक्ट, पंजाब में जो हत्याकांड हुआ, उन सभी को जोड़कर दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक तरफ राष्ट्र गौरव दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ संस्कृति के गौरव बोध की प्रेरणा भी इस नाटक में दिख रही है। वैसे सन्यासी से आधी रात तक अपने सभी नाटकों में उन्होंने सामाजिक समस्याओं को, विशेषकर नारी समस्याओं को आधार बनाया है। और आपको जब भी नारी समस्याओं की चर्चा यहाँ पर सुनाई पड़ी, आपके मन में सिंदूर की होली नाम का जो नाटक है वो तुरंत आपके मन में आ गया होगा। ठीक है, इसमें भी मनोरमा इत्यादि जो भी स्त्री पात्र हैं, उनके माध्यम से स्त्री समस्या को उठाने का प्रयास लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किया है। अपने नाटकों की विषय वस्तु के लिए उन्होंने इतिहास के पृष्ठों में नहीं बल्कि समाज के विस्तृत आंगन में झांका और समसामयिक समाज में विशेष रूप से नारी की स्थिति और उसकी समस्याओं को अपने दृष्टिकोण से चित्रित किया है। यह विशेषता लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों की स्त्री प्रचार, स्त्री शिक्षा के प्रचार, नारी स्वातंत्र्य आंदोलन तथा नवीन जीवन दर्शन के फलस्वरूप आधुनिक नारी का ऐसा रूप सामने आया जिससे हमारा समाज अब तक अपरिचित था। प्रेम और विवाह, प्रणय और दाम्पत्य, काम और नैतिकता विषयक अनेक समस्याएं समाज के समक्ष सहसा उपस्थित हो गया है। ये काम आप देखेंगे तो प्रेमचंद अपने कहानियों और नाटकों में पहले से ही कर रहे थे, कहानियों और उपन्यासों में पहले से ही कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इसको नाटक में उतारने का प्रयास किया है। केवल लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं बल्कि आप जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भी देखेंगे तो वहां भी प्रेम और विवाह, प्रणय और दाम्पत्य की चर्चा
की गई है, चाहे वो स्कंदगुप्त हो चाहे चंद्रगुप्त हो। ध्रुव स्वामिनी में भी इसको देखा जा सकता है, और ध्रुव स्वामिनी भी तो स्त्री विषयक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो इस काम को केवल लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अचानक नहीं किया, बल्कि पहले से जो भी नाटक लिखे जा रहे थे उनसे कुछ न कुछ प्रभाव ग्रहण करते हुए नई शैली में और नए विषय वस्तु को आधार बनाते हुए इन्होंने नाटक लिखने शुरू किए। इसीलिए परवर्ती नाटककारों में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मिश्र जी ने इन समस्याओं को उठाते समय सामाजिक वैषम्य की पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण किया। उन्होंने प्रेम, विवाह और शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बुद्धिवादी दृष्टिकोण का आग्रह रखा है, यानी कि तार्किक ढंग से सोचने का प्रयास किया है। प्रसाद के नाटकों में जहां स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्राधान्य था, वहां मिश्र जी के नाटकों में बौद्धिकता का समावेश हुआ है। अब आप बिल्कुल पीएचडी के टॉपिक के तौर पर जयशंकर प्रसाद के नाटक और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इसके पहले मैंने हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों की बात की। एक और टॉपिक बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद या फिर प्रसाद योगीन नाटकों में ऐतिहासिक चेतना, और ये जो ऐतिहासिक चेतना है ये हर नाटककार में आप देखेंगे कि अलग अलग ढंग से। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर को एक शोधार्थी के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो बीच बीच में जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं उन टॉपिक्स को जरूर नोट करते जाएं और कुछ समय तक उस पर चिंतन मनन करें। फिर खुद न खुद उनको ये टॉपिक अच्छा लगने लगेगा कि हाँ, इस पे भी काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रसाद योगीन नाटकों में जो ऐतिहासिक चेतना है वो तो प्रमुख रूप से है, लेकिन हर नाटककार में थोड़ी बहुत अंतर और भिन्नता के साथ मौजूद है। समकालीन और परवर्ती आलोचकों ने इब्सन और शाह यहाँ पर दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बर्नार्ड शाह का नाम लिया जा रहा है, के नाटकों के प्रभाव का परिणाम सिद्ध किया है। यद्यपि स्वयं मिश्र जी ने इस प्रभाव का बार बार खंडन किया। उन्होंने अपने नाटकों की मूल प्रेरणा प्राचीन संस्कृति के गौरवबोध व पूर्वजों के प्रति निष्ठा आदि में मानी। अगर लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों पर इब्सन और बर्नार्ड शाह के नाटकों के प्रभाव को देखा गया तो मिश्र जी इसे स्वीकार नहीं करते हैं, बार बार इसका खंडन करते हैं, और उनका मानना है कि उनकी मूल प्रेरणा प्राचीन संस्कृति के गौरवबोध और पूर्वजों के प्रति निष्ठा के रूप में ही देखनी चाहिए। इसलिए यद्यपि उनके नाटकों की नारियां अपने काम संबंधों में पर्याप्त स्वतंत्रता बरतती हैं और इस कारण उनका चरित्र पहली दृष्टि में भारतीय मान्यताओं के प्रतिकूल दिख पड़ता है, पर गहराई में जाकर देखने से यह पता चलता है कि उनकी जीवन दृष्टि मूलतः भारतीय है। मुक्ति का रहस्य एक इनका बहुत ही फेमस प्रसिद्ध नाटक रहा है। इसमें पश्चिम के उन्मुक्त प्रेम पर भारतीय दाम्पत्य विधान की विजय की चर्चा की गई है, और सिंदूर की होली में विधवा विवाह एवं नारी उद्धार के प्रति मनोरमा के दृष्टिकोण से इस कथन की पुष्टि और ज्यादा हो जाती है। शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का स्थान स्थान पर विरोध भी मिश्र जी को परंपरावादी सिद्ध करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि कहीं कहीं उनके विचारों में अंतर विरोध पैदा हो गया है, और डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं इस विषय में, कहीं व्यक्ति को स्वतंत्रता की सिफारिश है, कहीं व्यक्ति को विश्व में विलय कर देने की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नगेंद्र ने भी टिप्पणी की है लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को लेकर कि कहीं कहीं व्यक्ति को स्वतंत्र रहने की कोशिश की गई है, कहीं कहीं व्यक्ति को इस जो समाज के अनुसार चलने की बात की गई है। मिश्र जी ने नाट्य शास्त्र की दिशा में भी अनेक मौलिक एवं क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं। उनके सभी नाटक 3 अंकों के हैं और अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर क्यों लक्ष्मी नारायण मिश्र जयशंकर प्रसाद से अलग है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों की एक खास विशेषता है जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके सभी नाटक 3 अंकों में, इस बात को आपको नोट करके रखना पड़ेगा, और अंकों का विभाजन जो किया गया है उसमें कहीं भी दृश्य नहीं है। जबकि आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तो उसमें दृश्य भी भरे हुए हैं। इसलिए सवाल भी बनते हैं कि फला नाटक में कितने दृश्य हैं, फला नाटक में कितने दृश्य हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक को देखेंगे आप
तो उनके नाटक सभी नाटक 3 अंकों में है और उसमें दृश्य कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये किसके नाटक की विशेषताएं हैं कि जिसमें 3 अंक हैं और दृश्यों में विभाजित नहीं है। तो जो विद्यार्थी अभी तक मन लगाकर इस लेक्चर को सुन रहे थे, नोट कर रहे थे, वो बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। उस समय के हिंदी नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के माध्यम से शेक्सपियर के प्रभाव से बुरी तरह आक्रांत थे। यद्यपि अंग्रेजी में तब तक इब्सन और शाह आदि के यथार्थवादी नाटकों का खूब प्रचलन हो चुका था। तो आप देख रहे हैं कि जब हम भारतेंदु युगीन नाटकों की चर्चा कर रहे थे तो एक नाटककार का नाम आ रहा था, वो थे शेक्सपियर। लेकिन जब प्रसाद युगीन नाटकों की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें 2 नाटककारों की बार बार चर्चा आ रही है, इब्सन और बर्नार्ड शॉ का। तो ध्यान में रखिए कि शेक्सपियर तो हर युग के नाटककारों को प्रभावित करते रहे, लेकिन इब्सन और शाह की बात किस युग के नाटकों के संदर्भ में चर्चा की जाती रही है, वो है प्रसाद युगी। मिश्र जी ने स्वयं पर पाश्चात्य प्रभाव को साग्रह अस्वीकार किया है और संभव है उनके विषय प्रतिपादन पर पश्चिम का प्रभाव न भी हो, पर उनके नाटकों के शिल्प विधान पर अंग्रेजी के यथार्थवादी नाटकों का प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य पड़ा था। कई बार होता है कि व्यक्ति बोलता है कि मैं नहीं प्रभावित हूं, लेकिन उसके व्यवहार से लगता है कि यह प्रभावित है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर गांधी का प्रभाव नहीं, अंबेडकर का प्रभाव नहीं, और जो भी अन्य विचारकों के प्रभाव है वो नहीं है, लेकिन उनके व्यवहारों से पता चलता है कि वो प्रभावित है। या फिर आप देखेंगे कई लोगों का है कि जो भी सांप्रदायिक सद्भाव है या फिर सांप्रदायिकता के कारण लोग बोलते हैं कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि उनके ऊपर प्रभाव है। यहाँ पर भी बार बार मिश्र जी जो है वो पाश्चात्य आग्रह को अस्वीकार करते हैं कि मेरे ऊपर नहीं प्रभाव है, मैं जो कुछ हूं वो भारतीयता के कारण हूं, लेकिन उनके नाटकों का जब आप अध्ययन करेंगे तो प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनके नाटकों में उसी प्रकार विशुद्ध गद्य का प्रयोग हुआ है जैसे बर्नार्ड शॉ के नाटकों में हुआ। नाटकीय अनुमितियों के निर्वाह में भी वे जयशंकर प्रसाद की अपेक्षा अधिक सतर्क हैं, जो संभवतः पश्चिमी प्रभाव ही है। मिश्र जी पर पश्चिमी प्रभाव के संबंध में तथ्य चाहे जो हो, प्रभाव ये नहीं होता, किंतु इतना स्पष्ट है कि हिंदी नाटक को नई दिशा और नई शक्ति देने वालों के में प्रसाद के बाद उनका प्रमुख स्थान है। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र अगर गिने जाएंगे तो जयशंकर प्रसाद के बाद दूसरे नंबर के नाटककार के तौर पर। उपयुक्त प्रमुख नाटककारों के अतिरिक्त इस युग में यानी प्रसाद युग में जिन अन्य लेखकों ने नाट्य रचना की, उनका नाटक साहित्य गुण की दृष्टि से बहुत समृद्ध न होने पर भी परिमाण की दृष्टि से ध्यान आकर्षित करता है। और क्यों करता है? क्योंकि यही सब प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाएंगे, इसलिए हमें इनको इग्नोर करके नहीं चलना। ज्यादातर नाटक इसमें क्या रहे, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक के तौर पर ही जाने जाते हैं। देखा जाए तो अंबिका दत्त त्रिपाठी ने लिखा सीय स्वयंवर नाटक, सीय मतलब सीता का, स्वयंवर नाटक 1918 में। रामचरित उपाध्याय ने लिखा देवी द्रौपदी। रामनरेश त्रिपाठी ने नाटक लिखा सुभद्रा और जयन। गंगा प्रसाद अरोड़ा ने लिखा सावित्री सत्यवान। गौरी शंकर प्रसाद ने लिखा अजामिल चरित नाटक। परिपूर्णानंद वर्मा ने लिखा वीर अभिमन्यु नाटक। वियोगी हरि ने लिखा छद्म योगिनी और प्रबुद्ध यामुन, और या इसी को हम कहते हैं यामुनाचार्य चरित। गोकुल चंद्र वर्मा ने लिखा जयद्रथ वध। कैलाशनाथ भटनागर का भीष्म प्रतिज्ञा। इसके बाद लक्ष्मी नारायण गर्ग ने लिखा श्री कृष्ण अवतार। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा तुलसीदास। हरिऔध ने लिखा प्रद्युम्न विजय व्यायोग और रुक्मिणी परिणय। सेठ गोविंद दास ने लिखा कर्तव्य। किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा सुदामा। ये इनके प्रमुख नाटक रहे। ठीक है, ये किशोरी दास वाजपेयी कौन है? हिंदी शब्दानुशासन जिन्होंने लिखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी नाटक लिखे गए वो धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रहे। अब मुख्य रूप से परीक्षाओं के दृष्टिकोण से किसको किसको याद रख सकते हैं? एक तो रामनरेश त्रिपाठी के सुभद्रा को बिल्कुल ध्यान में रखिए,
ठीक है। इसके बाद वियोगी हरिकृत छद्म योगिनी, और इसके बाद नीचे में आप देखेंगे कि जो हरिऔध के नाटक हैं, ठीक है, प्रद्युम्न, इसको भी ध्यान में रखना है। सेठ गोविंद दास का कर्तव्य, ये सब प्रमुख नाटक हैं जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में प्राय आपको दिख जाएंगे। अगर देखा जाए तो रामकृष्ण, प्रहलाद, सुदामा आदि पौराणिक चरित्रों के आधार पर नाटकों की संख्या 100 से अधिक है। ये नाटक पौराणिक आख्यानों पर आधारित होने पर भी राष्ट्र गौरव और समसामयिक राष्ट्रीय चेतना से युक्त है। तो एक टॉपिक और आपको यहाँ पर मिल जाता है कि प्रसाद युगीन नाटकों में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐतिहासिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना, कई तरीके के यहाँ पर टॉपिक्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें आपकी रुचि हो उस आधार पर आप जरूर टॉपिक बनाएं, क्योंकि बीच बीच में मुझे पीएचडी शोधार्थियों की भी याद आने लगती है तो मैं टॉपिक बता देता हूँ। और जरूरी नहीं है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में पीएचडी करने की इच्छा नहीं है। जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप जरूर करेंगे, तो ये बात कहीं न कहीं आपको सपोर्ट देगी, आपके मनोबल को बढ़ाएगी। टॉपिक ऐसे ही निर्धारित होते हैं। आगे बात करते हैं, इस युग में जो नाम आ रहा है वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। इनका जो नाटक रहा है महात्मा ईसा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार के नाटकों में होगी, यद्यपि न यह पौराणिक है और न ऋण अर्थों में धार्मिक है। नाम से ही पता चल रहा है कि ईसा के बारे में, ठीक है ना। इसमें ईसा मसीह के चरित्र को भारतीय संस्कृति की कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें ईसा मसीह जाति विशेष के धार्मिक नेता न रहकर मानव मात्र के नेता के रूप में सामने आए। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी एक खास रचना है अपनी खबर। ये किस विधा में है आप इसको जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने नाटक में भी हाथ आजमाया और उनका जो प्रसिद्ध नाटक है महात्मा ईसा, और ये क्या है, धार्मिक नाटक न होकर बल्कि मनुष्य को केंद्र में रखा गया है। इस युग में गौण ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए, जिसमें गणेश दत्त इंद्र द्वारा लिखा गया महाराणा संग्राम सिंह, भंवरलाल सोनी ने लिखा वीर कुमार छत्रसाल, चंद्रराज भंडारी सम्राट अशोक, प्रेमचंद। यहां पर देखिए, आप जिस प्रेमचंद को आप कथाकार के रूप में जानते हैं वो भी नाटक लिखने का प्रयास करते रहे, यानी कि अपने समय और समाज और विधाओं से प्रेमचंद अलग नहीं रह पाए। वो भी प्रयोगवादी साहित्यकार के दृष्टिकोण से थोड़ा सा नाटक लिखने का प्रयास किया है, जिसमें उनका बहुत फेमस नाटक है करबला। इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में रख लीजिए। 1928 में इन्होंने करबला लिखा, और 1928 में जयशंकर प्रसाद का कौन सा बहुत फेमस नाटक रहा है आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। जब जयशंकर प्रसाद उस नाटक को लिख रहे थे, जिसको कि मैं प्रश्न के रूप में पूछ चुका हूं, उसी समय प्रेमचंद करबला लिख रहे थे। इसी तरीके से जब आप तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बहुत आनंद आएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं कि ज्ञानचंद शास्त्री ने लिखा जयश्री नाम से, जबकि जयशंकर प्रसाद ने लिखा राजश्री और इन्होंने लिखा जयश्री। बद्रीनाथ भट्ट का नाटक रहा है दुर्गावती, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर सकते हैं। और साथ में चंद्रगुप्त इन्होंने लिखा। जिनेश्वर प्रसाद मायल ने लिखा भारत गौरव, अर्थात सम्राट चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त पे केवल जयशंकर प्रसाद ने लिखा, बल्कि ढेर सारे आप नाटककारों का नाम यहाँ पर देख रहे हैं। दशरथ ओझा ने भी नाटक लिखा, चित्तौड़ की देवी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक। जगन्नाथ शरण ने लिखा कुरुक्षेत्र। लक्ष्मी नारायण गर्ग ने लिखा महाराणा प्रताप। नथीमल उपाध्याय ने लिखा अत्याचारी औरंगजेब। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने लिखा प्रताप प्रतिज्ञा। चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा उत्सर्ग और अमर राठौर। उदय शंकर भट्ट ने लिखा विक्रमादित्य, इनको भी आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। और दाहर सिंध पतन इन्होंने लिखा। द्वारिका प्रसाद मौर्य ने लिखा हैदर अली या मैसूर का पतन। धनीराम ने लिखा वीरांगना पन्ना। इसके बाद जगदीश शास्त्री ने लिखा तक्षशिला। उमाशंकर शर्मा ने लिखा महाराणा प्रताप। तो आप देख रहे हैं कि मिलते जुलते नाटक ढेर सारे नाटककारों ने लिखा है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान में रखें तो प्रेमचंद को ध्यान में रख लीजिए, बद्रीनाथ भट्ट को ध्यान में रखिए। इसके बाद जो नाम आता है उदय शंकर भट्ट, इनका नाम, तीन नाटककारों का नाम बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिए।
इनमें से अधिकतर कृतियों को ऐतिहासिक घटनाओं का वार्तालाप ही कहा जा सकता है, या फिर रूपांतर कहा जा सकता है। नाट्य स्थितियों के सर्जन के लिए जिस कल्पना शक्ति, मनोवैज्ञानिक सूझबूझ और भाषा की अपेक्षा होती है, वह अधिकांश नाटककारों के पास नहीं है। शिल्प की दृष्टि से उपयुक्त प्राय सभी लेखकों ने पारसी नाटक कंपनियों, द्विजेंद्र लाल राय और प्रसाद में से किसी न किसी का अनुकरण किया है, नकल किया है। पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ इस युग में अनेक सामाजिक नाटकों की भी रचना हुई है, और ये सामाजिक नाटक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने लिखा अत्याचार का परिणाम, हिंदू विधवा नाटक। प्रेमचंद का नाम फिर से एक बार आ गया, इन्होंने लिखा संग्राम। तो अगर आप देख रहे हैं तो करबला पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरे नाम पर संग्राम। लेकिन आप देख रहे हैं कि करबला से पहले संग्राम लिखा गया है। इसको पहले क्रम पर देख लेते हैं, 1922। यानी कि प्रेमचंद के पास कितना समय रहा होगा। आप लोग जब इस लेक्चर को देख रहे हैं तो कई विद्यार्थियों को लगता है कि मुझे पीडीएफ मिल गई होती तो मैं बहुत सारा अन्य काम कर लिया होता, रील्स देख लिया होता, कुछ शॉर्ट्स वीडियो बना लिया होता, या फिर कुछ कॉमेडी चीजें देख लिया होता। लेकिन यहाँ पर बैठ के उनको नोट्स बनाना पड़ रहा है। लेकिन प्रेमचंद से आपको सीखना पड़ेगा कि जहां वो कहानी लिख रहे थे, उपन्यास लिख रहे थे, साथ में नाटक भी लिख रहे थे, निबंध भी लिख रहे थे, ढेर सारे कामों में अपने को उन्होंने फंसा कर रखा हुआ था, या फिर बिजी अपने को रखे हुए थे। तो संग्राम उन्होंने 1922 में लिखा। इसी के समय उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास भी चल रहा था, आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है ना। तो प्रेमचंद को नाटककार के तौर पर भी आप देख सकते हैं। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने लिखा कृषक दुर्दशा। इसके पहले लिखा जा रहा था भारत दुर्दशा, लेकिन अब समय बदला 1922 में। इसके पहले क्यों लिखा ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने कृषक दुर्दशा? क्योंकि प्रेमचंद ने एक दिखाना शुरू कर दिया था। क्या लिखा प्रेमचंद ने? प्रेमाश्रम। और जब इनका मन और शांत नहीं हुआ तो इन्होंने प्रेमाश्रम को ही आगे बढ़ाते हुए गोदान लिखा। प्रेमाश्रम और गोदान की तुलना भी की जा सकती है पीएचडी के दृष्टिकोण से, और ज्यादा इसके बारे में जानना हो तो आप रामविलास शर्मा की एक किताब है प्रेमचंद और उनका युग, उसमें उन्होंने पीछे में प्रेमाश्रम और गोदान का तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है। तो कृषक दुर्दशा, अब तक भारत दुर्दशा की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब कृषक दुर्दशा की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि अब हिंदी साहित्य लेखन के केंद्र में किसान आ चुका था। इस चीज को जोड़कर आपको देखना है। सुदर्शन ने लिखा अंजना, ऑनररी मजिस्ट्रेट, भाग्य चक्र, सुदर्शन के नाटक है। सुदर्शन अच्छे कहानीकार के तौर पर भी जाने जाते हैं, ठीक है, हार की जीत, इस तरीके से। गोविंद बल्लभ पंत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जिसमें कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, ये दो इनके प्रमुख नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रामेश्वरी प्रसाद राम ने लिखा अछूतोद्धार नाटक। बैजनाथ चावलवाला ने लिखा भारत का आधुनिक समाज। छविनाथ पांडे ने लिखा समाज। केदारनाथ बजाज बिलखती विधवा। जमुना दास मेहरा ने लिखा हिंदू कन्या। महादेव शर्मा ने लिखा समय का फेर। बलदेव प्रसाद मिश्र ने लिखा विचित्र विवाह और सेवक। रघुनाथ चौधरी अछूत की लड़कियां, समाज की चिंगारी। महावीर वंश ने लिखा पर्दा। पर्दा नाम से एक कहानी भी है, यहाँ पर नाटक भी आ गया। बेचन शर्मा उग्र ने लिखा चुंबन और डोर, प्राय ये सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रघुवीर स्वरूप भटनागर ने लिखा समाज की पुकार। अमर विशारद त्यागी ने लिखा युवक। चंद्रिका प्रसाद सिंह ने लिखा कन्या विक्रय या लोभी पिता। ये सभी ऐसे नाटक रहे जो अपने समाज से निकले हुए थे, सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए नाटक थे। आगे बात करते हैं कि ये सभी नाटक नाट्य कला की दृष्टिकोण से बहुत ही उच्च कोटि के नहीं माने जाते हैं, लेकिन इनमें एक प्रकार की सामाजिक चेतना दिखाई पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि इस युग के नाटककार जीवन के यथार्थ के निकट आने का प्रयास कर रहे थे। नाट्य कला की दृष्टि से तो नहीं, पर साहित्यिक दृष्टि से इस अवधि में छुटपुट रूप से लिखे अन्योपदेशिक नाटक डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नाट्य रूपक भी महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां पर सवाल पूछा जाता है कई बार कि अन्योपदेशिक नाटक को हम नाट्य रूपक के तौर पर भी जानते हैं।
और ये नगेंद्र इसको नाट्य रूपक का नाम देते हैं। अनुपदेशिक नाटकों में आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद का एक नाटक कामना नाटक का नाम आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कल्पना तो नहीं थी, कामना। प्रसाद की कामना के पश्चात सुमित्रा नंदन पंत कृत ज्योत्सना 1934 में इस शैली में लिखा गया प्रमुख नाटक है, जो कि नाट्य रूपक के तौर पर या फिर अनुपदेशिक नाटक के रूप में हम देख सकते हैं, जिसमें संसार में सर्वत्र फैली अशांति, हिंसा, संघर्ष आदि को दूर करने के लिए रोमानी ढंग का समाधान प्रस्तुत किया है। कार्य, संघर्ष, चरित्र विकास आदि के अभाव में इस कृति का विशेष महत्व नहीं है। यद्यपि पंत जी की कल्पना क्षमता और कवित्व का परिचय इसमें अच्छा मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कवि का मूल स्वभाव है, मतलब जो भी नाटककार का मूल स्वभाव है, अगर वो कवि है तो उसके नाटकों में उसका रूप दिखाई पड़ता है। जैसे आप जयशंकर प्रसाद के नाटकों को देखेंगे तो इसमें गीत योजना है, तो जो उनका जो कवित्व रूप है वो भी दिखाई पड़ता है। जयशंकर प्रसाद तो कवि के तौर पर थे ही। अगर मैं प्रेमचंद की बात करूं तो प्रेमचंद के कहानियों को पढ़ेंगे, उपन्यासों को पढ़ेंगे तो कई जगह उनका कवि हृदय भी दिखाई पड़ने लगता है। पंक्तियां आप देखेंगे तो उससे बेहतरीन पंक्ति तो कोई कभी भी नहीं लिख सकता है। कई जगहों पर आपने महसूस किया होगा, जो विद्यार्थी प्रेमचंद को अच्छे से पढ़े होंगे, चाहे वो कहानी पढ़े होंगे, जैसे मैं पूस की रात कहानी की बात कर रहा हूँ, या फिर आप गोदान में भी कई ऐसे पंक्तियां देखे होंगे जहां पर प्रेमचंद का कवि हृदय दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया कि पंत जी ने भले ज्योत्सना इत्यादि लिखा, लेकिन उसमें उनका कवित्व रूप ही ज्यादा दिखाई पड़ता है। इस युग में गीत नाट्य भी लिखे गए, जिसमें मैथिली शरणगुप्त का अनघ, हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, भगवती चरण शर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, ये प्रमुख गीति नाट्य हैं। गीति नाट्यों में का पूछा जा सकता है क्रम के अनुसार, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। वर्मा के स्थान पे शर्मा मेरे ख्याल से होना चाहिए था। भगवती चरण वर्मा का तारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गीति नाट्य है, अनघ, स्वर्ण विहान, तारा और मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, इनके क्रम प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें अनघ और स्वर्ण विहान गीति नाट्य कला की दृष्टि से हीन कोटि के हैं, पर तारा सफल गीति नाट्य के रूप में माना जा सकता है। भट्ट जी के गीति नाट्यों, भट्ट जी कौन आ गए इसमें? बालकृष्ण भट्ट नहीं है, बल्कि उदय शंकर भट्ट। इनके गीति नाट्यों में कवित्व के साथ नाटकीय संघर्ष और प्रतीकात्मकता का सुंदर समन्वय मिलता है। इस काल में नाट्य रूप के सर्वप्रमुख लेखक भट्ट जी ही हैं, अगर हम गीति नाट्य के बारे में बात करें तो। इस युग में ऐसे नाटक भी लिखे गए जिनमें गद्य में लिखे जाने पर भी गीति तत्व की प्रधानता है, और जिसे हम गीति नाट्य भी कहते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इसे भाव नाट्य की संज्ञा दी है। तो जो विद्यार्थी अभी तक इस लेक्चर को देख रहे थे, उनके लिए इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आया, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जा सकता है कि गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है, तो नाम आता है डॉक्टर नगेंद्र का। तो इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। इनमें गोविंद बल्लभ पंत का वरमाला, उदय शंकर भट्ट का विद्रोहिणी अंबा नाम प्रमुख रूप से आता है। इसी अवधि में जीपी श्रीवास्तव यानी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने भी नाटक लिखे, जो कि हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक थे, जिनमें सामाजिक और व्यक्तिगत चारित्रिक विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि हिंदी नाटकों में हास्यपूर्ण दृश्यों का समावेश प्राय होता था, पर शुद्ध हास्य नाटक उस समय तक कम ही लिखे गए। जीपी श्रीवास्तव ने दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सिर, भूल चूक, चोर के घर छिछोर, चाल बेढप, साहित्य का सपूत, स्वामी चौखटानंद आदि नाटकों की रचना की है। तो आप देख रहे हैं कि लंबे अंतराल के बाद जीपी श्रीवास्तव ने एक से अधिक नाटक यहाँ पर लिखे, और ये सभी नाटक हो सकता है कि आपको प्रकाशन वर्ष या क्रम की दृष्टिकोण से पूछे जाएं।
इसमें कुछ नाटक आप देख रहे हैं, एक देखिए यहाँ पर भूल चूक नाम दिया गया है, तो ये तो नाटक है। इसी तरीके से एक हिंदी साहित्य में बहुत ही बेहतरीन कवि हुए हैं जिन्होंने एक रचना लिखी हुई है भूल, और आगे मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सी रचना है, कविता है, इतना मैं बता दे रहा हूं कि वो कौन सी कविता है। कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नाटक के तौर पर जीपी श्रीवास्तव ने लिखा भूल चूक, और बाकी उनके नाटकों को आप ध्यान में रखिए। अगर इन नाटकों के बारे में देखें तो इन नाटकों का दोष इनकी स्थूलता और अनगढ़पन में है। यद्यपि इनके द्वारा एक अभाव की पूर्ति अवश्य हुई है। जो नाटक बहुत सीरियस लिखे जा रहे थे, इन्होंने हास्य व्यंग का उसमें पुट दिया हुआ है। इस तरीके से देखा जाए तो उन नाटककारों का भी उल्लेख अपेक्षित है जो पारसी नाटक कंपनियों से संबद्ध थे और तत्कालीन लोक रुचि को ध्यान में रखकर सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक नाटकों की रचना तथा उनके प्रदर्शन में अपना योगदान देते थे, या फिर इन नाटक कंपनियों से संबद्ध न होने की स्थिति में इनके द्वारा अभिनीत नाटकों के अनुकरण पर रचना करते थे। उनको हम आगे देखेंगे, जिनका नाम हमने दिया है एकांकी, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद के बाद जितने भी नाटक लिखे गए उनसे हमने परिचय प्राप्त किया, उनके नाटककारों के बारे में देखा, नाटकों की प्रवृत्ति को देखा और किस हिसाब से विषय वस्तु को आधार बनाते हुए नाटक लिखे जा रहे थे उनको देखा। नाटक के संदर्भ में नगेंद्र के प्रमुख कथन क्या रहे हैं, खासतौर से भावनाट्य की संज्ञा को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगर यही सवाल आ जाएगा तो आप तमाम मोटी मोटी किताबें खोजते रह जाएंगे कि इस बात को कहाँ कहा गया है। तो बाद में पता चला कि ये तो डॉक्टर नगेंद्र ने खुद अपने पुस्तक में कहा है, ठीक है। तो इस नाटक पर हमने बात किया, आगे हम बात करेंगे कि प्रसाद युगीन नाटक के बाद इसमें एकांकी भी लिखे गए, वो कौन कौन से एकांकी प्रमुख रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए